यहाँ पर आकर आप नॉनसेंस टाइप की बातें करें। आपको नहीं बोल रहा हूँ तारिक खान, तारिक खान आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपकी बातों को बोल रहा हूँ तारिक खान। चुप तारिक खान, बेशर्मी। वो तो ये तो इनकी एक मिनट रुक जाइए तारिक खान, ऐसे आप ना मुंह हिलाते रहिए। मैंने आपको ना उससे बेहतर है कि भाग जाइए डिबेट से मेरे सामने से। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ तारिक खान, रिपीट करके देखना कि आपको मैंने नॉनसेंस नहीं कहा था। मैंने कहा था आपकी बातों को नॉनसेंस, क्योंकि आप डिबेट को लगातार घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स के कुछ लेटेस्ट तमाशे, टीवी न्यूज़ के कुछ मज़ेदार किस्से और पाकिस्तान की गजब बेइज्जती। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि एटमी हथियार बेच के कर्जे भी उतारेंगे। पैसे दो, खुदा के लिए पैसे दो। बैगन समझ से बाहर है, इस तरह से मैं चाह रहा हूं। ये एक वीडियो देखिए जहां पाकिस्तान का एक खिलाड़ी भारत को और भारतीयों को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, ऐसे ऐसे इशारे करके जैसे कि कोई फाइटर जेट्स गिराए हैं, कोशिश कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, उनका मजाक उड़ गया सोशल मीडिया में। लोग बोल रहे हैं अपने देश की जीडीपी का ग्राफ बना के दिखा रहा है। गालियां दे दे के मारा है अभिषेक शर्मा ने हारिस रऊफ को, क्या हमें झटके तू 24 अंडे खाता होगा, मैं अंडे पे अंडा नहीं डंडे दे दूंगा। गैरत ही नहीं है। अबे ऐसे तो डोमेस्टिक से उठा के किसी को भी खिला दो, फिर हम बाबर और रिजवान का नाम लेने पर क्यों मजबूर होते हैं? लानती हो क्यों होते हैं? अबे क्या तुम कौम को गलत सपने बेच रहे हो? अबे फिर हारेंगे ये, कल फिर मैच करा दो, इससे बुरा हारेंगे। आज तो थोड़ा सा फखर जमान ने मार दिया क्योंकि बुमराह से अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही। अगर बुमराह ने पहले ओवर में 2 विकेटें ले ली, ये 10 ओवर के अंदर मैच हारेंगे इंडिया से। बुला बुला के मार रहे थे वो लोग। इधर क्या नाम है तेरा? टिप बॉल खेलता, हट बॉल, चल वापिस जा। ऐसे कर करके ठोक रहे थे लानत। मार क्यों नहीं जाते हम इनके मैच में? क्यों देखूंगा? मुझे नहीं देखना इनका मैच। मेरे अंदर भी एक क्रिकेट फैन तो है, मैं तेरे फारिग मैचों के लिए संडे को बैठूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने वाले कुछ लोग आपको तो मिल ही जाएंगे देश में, लेकिन जब बात होती है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की, तो ये वही लोग जो प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलते हैं, योगी जी की बात करने पे शांत हो जाते हैं। देखिए ये काका को। मोदी से झूठा कौन है? कभी कहता है मैंने 45 साल भीख मांग के खाया, कभी कहता है मैंने 50 साल जो है चाय बेची, कभी कहता है मैं सन्यासी रहा, कभी कहता है मैंने चोरी करके खाया, ये चाय बेची। अरे वो ये भी कहता है मैं जब कंडक्टर से चोरी करता था टिकट नहीं लेता था। जो कंडक्टर से चोरी कर सकता है वो जनता से चोरी नहीं कर सकता क्या? चोरी जनता बिल्कुल। रुको जरा, सबर करो, बिल्कुल चोरी कर रहे हैं मोदी जी। योगी जी कहाँ कंडक्टरी में गया बेचारा? योगी होगा अच्छा, मैंने तो पढ़ा नहीं है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुलेआम आज की सरकार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं। बीजेपी कट्टरवादी होती तो मुसलमानों को 14 से लेके आज तक कोई योजना नहीं मिलती। मैं कहना चाहता हूँ कैमरा बंद कर। कमाल कर दिया, गुमराह कर रखा है मुसलमानों को इन 3-4 टिल्ले पिल्लों ने। काट डालूंगा। मुसलमान गुमराह होने वाला नहीं है। तुमने हमें जहर खिलाया था हमारे बाप दादा को, वो हमने मोदी की माला जब जब के हमने वो जहर काट दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ लोग बाकायदा फैक्ट्स और सबूत के साथ अपना पक्ष रखते हैं। जैसे ये अंकल जी को आप सुनिए, जिन्होंने उन नेताओं की बात करी है जो लोग हमेशा देश के खिलाफ बोलते हैं या फिर देश की कोई भी गतिविधि के विरोध में ही बोलते हैं। बाकायदा कहावतों के साथ, उदाहरणों के साथ समझाया है। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी वोट चोर है। नंबर 1 क्या है वो? एग्जैक्टली विपक्ष का इतना बड़ा होता चना बाजेगा ना। ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास ना जप है, ना तप है, ना ज्ञान है, ना शील है, वो लोग ना पृथ्वी पर मृग के समान चरते हैं। मजा आया। तो ही इज नथिंग, वो जमीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं है, सिर्फ एक खानदान का एक ठप्पा है। नॉट मोर देन दैट, दैट्स ऑल। एंड ही इज द पर्सन जिसने पार्लियामेंट में बिल की कॉपी काटी और कहते हैं हम संविधान की रक्षा करते हैं। नंबर 2, इंडियन एयरफोर्स के ऊपर उसने उंगली उठाई, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने बताया हमने वहां पर स्ट्राइक करी है। वो तो डिफेंस सर्विसेज के ऊपर भी उंगली उठाते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी उंगली उठाते हैं। रीजन इज फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है कि एक सिंपल फैमिली का चाय वाला नरेंद्र मोदी हाउ इज होल्डिंग द पोर्टफोलियो ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हर घर स्वदेशी का प्रतीक होना चाहिए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेटेस्ट संदेश है देशवासियों के लिए। ऐसे में विरोधी पार्टी वाले इस पे भी उन पे सवाल खड़े करने लगे कि पहले खुद तो स्वदेशी हो जाओ, पहले खुद तो स्वदेशी इस्तेमाल करो। अब फिर शहजाद पूनावाला जी ने आईना दिखा दिया। मैं बिल्कुल शब्दों को देखकर लगा रहा हूं। मैं पूरी तरह से कहना चाहता हूं, मोदी जी आपने आज एक शब्द कहा कि हर घर स्वदेशी का प्रतीक होना चाहिए।
मुझे लगता है कि हर घर अगर स्वदेशी का प्रतीक हो तो मोदी जी शुरुआत आप कीजिए, विदेशी गाड़ियों से बाहर उतरिए, विदेशी हवाई जहाज में चलना बंद कीजिए। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। देखिए, सबसे पहले तो आलोक जी मेरे बड़े भाई है, भ्राताश्री मानता हूँ। स्वदेशी की तो चिंता बात करे ही ना, जो अपने नेता स्वदेशी नहीं रख सकते। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से लेकर अब देख लो लास्ट तक। देखो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर अब मेरे मुंह में उंगली डालेंगे तो अरे नेता तो स्वदेशी कर लो अपना पहले, फिर बाकी स्वदेशी चीजों का बोलना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। योगी आदित्यनाथ जी पे बेस्ड एक मूवी आई है जिसका मजाक उड़ा रहे थे अखिलेश यादव जी। फ्लॉप होने से पहले ही फ्लॉप हो गई फिल्म। आप लोग जाइए फिल्म देखो, कम से कम मुनाफा तो हो, नहीं तो घाटे में चली जाएगी फिल्म। बहुत ही अच्छी मूवी थी, बहुत शानदार। और योगी जी का जो हमें पता नहीं था कि उनका क्या कैरेक्टर, उन्होंने जीवन में कैसे वो योगी बने, उसके बारे में पूरी मूवी में जानकारी है। तो सुपर्ब थी, मतलब अल्टीमेट मूवी थी। पॉलिटिकल एनालिस्ट सुभ्राष्टा और कंचना यादव जी के बीच में भिड़ंत हो गई। कंचना यादव जी जो आरजेडी प्रवक्ता है, अब देखिए दोनों के बीच में भिड़ंत हुई। कंचना यादव जी सुभ्राष्टा को बदतमीज बताने में लगी हुई थी। सुभ्राष्टा जी को बदतमीज बोलते बोलते कंचना जी ने खुद वैसा ही रूप धारण कर लिया कि लालू प्रसाद यादव जी ने 1996 से 2004 तक संसद में आवाज बुलंद की इसी घुसपैठिए के खिलाफ। उसके पहले भी उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई। ये जो प्रवक्ता नए नए बने, इनको नहीं आइडिया है कि बिहार की समस्याएं क्या है। अमित जी, मैं गालीबाजों को रिस्पॉन्ड नहीं करती जो ऑन एयर गाली देते हैं। खैर, प्रियंका भारती जी ने कभी ऑन एयर किसी को गाली नहीं दी, फिर क्या विषय है ये? I do not want to play the video, so I think we should stop here. पर खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। Play the video. By show me to me that I abuse somebody on live television debate. प्रियंका भारती आप अपने घर में बात नहीं कर रही, यू आर नॉट टॉकिंग अमंग योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों में बात नहीं कर रही। आपने नेशनल टेलीविजन पे आरोप लगाया कि वेल नोन राइटर कॉलमिस्ट सुभ्राष्टा गालीबाज है, उन्होंने ऑन एयर गाली दी है। ऑन एयर कहां गाली दी है? चैनल पे नहीं, मैं बता रही हूं आपको। तो फिर मैं बता रही हूं आपको, चैनल पर नहीं, फेसबुक लाइव पर अपने ही। क्या विषय था? उनको कोई बंदा कमेंट कर रहा था, वो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, वो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, उनको कोई गंदी बात बोल रहा था, उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। सीज फायर, ए थर्ड रेट फोर्थ रेट हमरा सामने ना चल, तो हमरा सामने ना थर्ड रेट फोर्थ रेट बकवास ना। राहुल गांधी और उनके साथ होने वाली ट्रेजेडी पे बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सोमनाथ भारती। अक्सर उनके साथ क्या हो जाता है कि उनका हमेशा जो प्लान है फ्लॉप हो जाता है। मैं बड़े शांतिपूर्वक सुन रहा था सारे साथियों को। मालूम नहीं कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी जी को ही फेस बना के रखना है। बार बार ट्रेनिंग देते होंगे, लेकिन बार बार कुछ ऐसा कहे जाते हैं, कर जाते हैं कि कांग्रेस को फिर चारों खाने चित होना पड़ता है। अब एलओपी का यह कहना कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, या भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त यह कहना कि कितने विमान हमारे गिरे हैं, ये तो वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि दिखाता है कि उनको लोकतंत्र या देश में बिल्कुल विश्वास नहीं है, सेना में विश्वास नहीं है। और सैम पिट्रोडा करीब करीब राहुल गांधी मान लीजिए उनको जी, अगर सैम पिट्रोडा कुछ कह रहे हैं तो मान लीजिए कि राहुल गांधी के मुंह से निकल रहा है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में रहना घर जैसा लगता है। इन्होंने जेनजी कह रहे हैं। अरे भैया, जेनजी का पहला टारगेट तो राहुल गांधी जी होंगे। क्यों? कि नेपो किड के जितने भी लिस्ट ड्रॉ करोगे, नेपो किड में सबसे पहले उन्हीं का नाम आएगा। हाल ही में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने एक बयान दे दिया कि लोकतंत्र की रक्षा करना मेरा काम नहीं, लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है। और फिर तो उनकी ट्रोलिंग होना ही था। एक से एक मीम्स बन रहे हैं, सब एक से एक बातें बोल रहे हैं उनके बारे में। अर्नब गोस्वामी जी की एक डिबेट हुई जहां भिड़ गए अजय आलोक जी और रत्नाकर त्रिपाठी। विपक्ष के नेता कहते हैं लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, तो किसका काम है भाई राहुल बाबा? आप कहते हैं संविधान बचाओ मगर लोकतंत्र को मत बचाओ। मैं बताता हूं, रत्नाकर त्रिपाठी जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र का उठा के कुछ भी करो, मजाक करो, कुछ भी करो, बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है। बड़ी कविता सुनाई इन्होंने, मैं वास्तविक कविता सुनाता हूं। देखिए हमारे लोकतंत्र में क्या क्या होता है। सुनाइए। बाप बाबरी, माँ पादरी और बेटा ब्राह्मण बिरादरी। एक डाल पे तोता बैठा, एक डाल पे मैना, फिरोज गांधी का पोता ब्राह्मण बिरादरी बन के बैठा। क्यों रत्नाकर जी, सच्चाई है कि नहीं है? ये लोकतंत्र की सच्चाई है, मानना तो पड़ेगा। मैंने तो सच्चाई बोली ना, वास्तविक कविता सुनने में उछालने लगे। सुनिए अभी बहुत सुनना है। जैन जी ने रिजल्ट दिखाया ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में। भारत की सनातन की विवाह 56 साल के 57 साल की 56 नहीं 57 साल के युवक को वृद्धा पेंशन मिलने जा रहा है 3 साल के बाद। अभी समझ में नहीं आया जैन जी आंदोलन किसके खिलाफ था? नेपो किड्स के खिलाफ था। राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी है जो जैन जी को बुला रहे हैं। अगर सही में जैन जी यहाँ निकल गया सड़कों पे तो राहुल गांधी तो गायब हो जाएंगे। सैम पित्रोदा को पाकिस्तान घर जैसा लगता है, इस बात पे डिबेट होने लगी। सपोर्ट कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी के विवेक श्रीवास्तव जी ने। फिर देखिए हमेशा की तरह विवेक श्रीवास्तव जी की इंसल्ट
इस बार नाविका कुमार के द्वारा। सैम पित्रोदा साहब कहते हैं पाकिस्तान मुझे घर जैसा लगता है। जो आतंकी हमले करवाते हैं भारत पर, अगर वही देश आपको घर जैसा लगता है तो ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि पाकिस्तान और भारत में कोई फर्क नहीं है। अरे भाई, आपका पाकिस्तानियों का, श्रीलंकन का, बांग्लादेश का खून एक है, डीएनए एक है, शक्ल एक है, खान पान एक है, एक कल्चरल सिमिलैरिटी है। आप अगर एक दूसरे के यहाँ आ जा रहे हैं तो ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। मेरी माँ मुझे कहानियां सुना चुकी है उस पार्टीशन की जिसमें नंगे पैर आई थी जी। और आप कहें कि हमारा डीएनए एक है ना, तो मैं उस माँ की बेटी नहीं अगर मैं आपकी बात मान लूं। मेरे माँ और बाप बचपन में पैदल निकाले गए थे अपने घर से। रास्ते में, ट्रेन में जब आए, कुछ पैदल आए तो लोगों को वहां काटा गया था। आप अगर मुझे कहें कि वो पाकिस्तान घर जैसा लगता है और हमारा डीएनए एक है, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है एक बहुत बड़े सेक्शन भारत के। और अगर आप ये वाक्य कह रहे हैं तो आप शायद भारत को पहचानते ही नहीं। अर्नब गोस्वामी जी को टॉन्ट कसने की कोशिश कर रहे थे अनुराग भदौरिया जी। फिर देखिए आप डायरेक्ट हिट बाय अर्नब गोस्वामी। देखिए अर्नब, कमाल की बात है, मैंने उस अर्नब को देखा था जब सत्ता थी तो अर्नब अपनी पत्रकारिता दिखा रहे थे, कह रहे थे कहां है उद्धव ठाकरे, कहां है कमिश्नर। आज वही पत्रकार मिमियाने लगा है, सरकार के सामने मिमिया रहा है, विपक्ष को हड़का रहा है। अरे आप पूछिए क्रिकेट मैच कैसे हुआ तो सरकार से नहीं पूछ पाए, प्लेयर से पूछ रहे थे। आपको पूछना चाहिए, सरकार का नाम लेके पूछना चाहिए था, नाम लेते सरकार के नेताओं का और पूछते कहां है अनुराग ठाकुर। अभी अनुराग जी जरा स्लोली आप गियर बदल के रुक जाइए 2 मिनट, क्योंकि आपको मैं काउंटर दे रहा हूं। पिछले शुक्रवार को दोस्तों एक व्यक्ति है, उनका नाम है अनुराग भटौरिया, इन पर मैंने जीपीएस लगाई, हर्षवर्धन जी किया है, थे कहां, तो फिर पता चला कि शुक्रवार को अनुराग भदौरिया दुबई में थे, क्रिकेट मैच देखने गए थे। क्रिकेट मैच देखने गए थे, हो गया ना चुप, ये देखिए चुप हो गए हर्षवर्धन जी। दुबई जाने वाले क्रिकेट मैच देखने वाले अनुराग भदौरिया की हिम्मत कि सवाल पूछा अर्नब गोस्वामी से। अरे छोड़िए, अर्नब गोस्वामी का कहनी और कथनी में फर्क नहीं लगता है, सवाल मुझसे मत पूछिए। डायरेक्ट हिट किया आपको, डायरेक्ट काउंटर दिया मैंने हर्षवर्धन जी। हाँ, दुबई में मैच देखने गए थे। आशुतोष जी की इंसल्ट देखे बिना ये वीडियो अधूरा है, इसलिए आपको दिखाते हैं। हाल ही में एक डिबेट में आशुतोष जी ने हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा दिया फिर से मौजूदा गवर्नमेंट पे। फिर देखिए प्रदीप भंडारी जी थे, उनके सामने दिखा दिया उनको आईना, कायदा बयानों के साथ उनको आईना दिखाया। उसके बाद मुंह की खानी पड़ गई आशुतोष जी को फिर से। अरे भाई, मुसलमान भी इस देश का भारतीय है, क्रिश्चियन भी इस देश का भारतीय है, बुद्ध भी इस देश का भारतीय। ये भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, लेकिन आपका दिमाग में कुछ और बसा हुआ। तो हिंदू मुसलमान करते जाओ। अगर हम बात करते हैं कि भारत के रिसोर्सेज पे पहला हक भारतीयों का होना चाहिए, तो ये एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? आप बताइए, ये मुसलमान लाते हैं। अब सुनिए सर संचारक जी को एग्जैक्ट कोट करूंगा, हिंदू और मुसलमान एक है, धर्म बदलने से कौम नहीं बदलती। इस्लाम भारत में आया और यही रहेगा। हिंदू सोच में नफरत की जगह नहीं है, ये हम कहते हैं। नारी के बारे में क्या कहते हैं? अगर समाज को अगर बदलना है तो आधी आबादी महिलाओं की भागीदारी होना अति अनिवार्य है। ये इनका वोट बैंक है कि ये मुसलमान लेके आए। आप सब बताइए, मैंने बोला घुसपैठियों के खिलाफ होना चाहिए, और सत्य है जहां हिंदू माइनॉरिटी में होता है वहां से हिंदू को विलुप्त होना पड़ता है। कैराना के अंदर क्या हुआ? संभल के अंदर अभी रिपोर्ट आई है, हिंदू 45% हुआ करता था, 15% रह गया। अंजना यादव जी को शिवम त्यागी ने नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन समझाई है। क्या होता है डेफिनेशन नेशनल इंटरेस्ट का, और क्यों ये राजनीति से अलग है, और क्यों राजनीति से पहले नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, वो समझाया है। शहाबुद्दीन जी हमारे लीडर रहे हैं, हमारे पार्टी में नेता रहे हैं, और शहाबुद्दीन जी के साथ हमारे जितने भी पार्टी में नेता पहले रहे हुए हैं, उस दिन हमारे पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था। एक आदमी जिस पर 90 मुकदमे हो, 90 और 90 मुकदमे में से 11-12 मुकदमों में वो कन्विक्टेड हो, उस आदमी की जाकर जो है जय जयकार लगाएंगे, शहाबुद्दीन जिंदाबाद, शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद। अरे तेजस्वी जी गला फट जाएगा, मतलब कमाल हो गया भाई। वो आदमी 12 केसेस में कन्विक्ट है, 90 से ज्यादा केसेस है उस पर। 2 कट्ठा जमीन के लिए एक निर्वाचित चेयरमैन के घर में उसके 3 बेटों को जिंदा जला दिया था उस आदमी ने। आप मुसलमानों के लिए उसको जाकर जिंदाबाद कर रहे हैं, और आपको जब यहाँ पर किसी ने अशोक चिन्ह तोड़ा उसके बारे में सवाल पूछा गया तो आप कहते हैं कि नहीं, ये फालतू की बात नहीं करनी। राजनीति होनी चाहिए, और आपका जो एजेंडा हो वो होना चाहिए, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को लेकर जब भी कोई बात आती है उस पर एक स्टैंड क्लियर कट होना चाहिए सबका। जेनजी की बात करके राहुल गांधी जी खुद फंस गए, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी वाले भी उनके पीछे पड़ गए। राहुल गांधी ने बोला है जेनजी के बारे में जो नेपाल में हो रहा है, कि वोट चोरी के नाम पर जेनजी को खड़ा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहिए। इनको जेनजी बोले, उन्होंने वोट डाल के हमको आगे किया ना, उनके प्रतिनिधि बनो, फिर उनकी तरफ से बोलो, उनकी तरफ से लड़ो, खुद खाओ लाठियां, खुद दो धरने, खुद बैठो धूप में, खुद बैठो सर्दी में। तो मतलब हर का काम के लिए लोग रखे हुए हैं कि आप आगे चलो जी, और जब वोट आए मुझे दे दो जी। स्वदेशी के इस्तेमाल की बात आज ट्रेंडिंग है। ऐसे में कौन कितना विदेशी चीजों का इस्तेमाल करता है, उस बात पे डिबेट होने लगी अमिताभ अग्निहोत्री की इस डिबेट में। देश में गरीब के नाम का ताबीज बांधकर
राजनीति करने वाले लोग विलासिता के चरम तक है। उनके घर का पायदान भी भारत के सामान्य घरों में पाए जाने वाले पायदान से मैच नहीं करता। बाकी तो छोड़ दीजिए, जानवर भी विदेशी, जानवर भी विदेशी, गंभीरता के साथ कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं जैन साहब, जानवर भी विदेशी, तोता भी गंगा पार वाला नहीं। हमने पूछा है तोता कहां से लाए, बड़े साइज का है, बोलो भाई साहब ये मकाऊ है, ये तोता नहीं है, ये 2.5 लाख का मंगवाया था विदेश। आप समझ रहे हो ना, क्या देश के लोगों को ये सब देख कर चिढ़ नहीं लगती होगी? जब गरीब अस्पताल की लाइन में लगा है और उसके लिए 10 रुपए का संकट है, 100 रुपए का संकट है, उसको नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है। विदेश की फोटो, देश की फोटो, वैभव की फोटो, विलासिता की फोटो क्षुब्धता पैदा करते हैं। लक्ष्मी का भोला प्रदर्शन समाज में आक्रोश पैदा करता है, और खासतौर पर जब राजनेता ऐसा कर रहे हो तो और ज्यादा आक्रोश पैदा करता है। ये ध्यान रखिएगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाले मामले में अदानी को क्लीन चिट मिली और मिलते ही स्टॉक्स उनके जंप कर गए, रॉकेट के जैसे बढ़ गए। ऐसे में पक्ष वालों की, जो लोग उन पे आरोप लगा रहे थे, उनकी इज्जत और कम हो गई। अदानी के स्टॉक्स बढ़े, इनकी इज्जत घटी। आइए देखते हैं पूरा एनालिसिस बाय सुशांत सिन्हा। सबसे पहले बात, कभी एटम बम, कभी हाइड्रोजन बम से धमाका करने के दावे करने वाले राहुल गांधी के हिंडनबर्ग बम, जिसमें धमाका करके पीएम मोदी और गौतम अडानी को घेरने की कोशिश में राहुल गांधी और उनके साथी पिछले 2 साल से जुटे हुए। लेकिन पहले कल आई सेबी की रिपोर्ट ने राहुल गांधी के इस बम का फ्यूज उड़ाया, और आज शेयर बाजार खुलते ही हिंडनबर्ग का बम पूरी तरह से ठस्सी साबित हो गया। शेयर बाजार खुलते ही अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर रॉकेट बन गए। निवेशक अडानी ग्रुप के शेयर्स पर टूट पड़े, खरीदने के लिए मारामारी मच गई। दिन भर के कारोबार में अडानी ग्रुप की कंपनियों को एक झटके में 46,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा हो गया। अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप बढ़कर 13,80,000 करोड़ के पार पहुंच गया। सबसे ज्यादा तेजी अडानी पावर के शेयर में दिखी, जिनमें 13% से ज्यादा का उछाल रिकॉर्ड हुआ। इसी तरह अडानी टोटल गैस लिमिटेड के शेयर में 7.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी ग्रीन के शेयर में भी 5% से ज्यादा का उछाल आया। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने अडानी पावर के शेयर में आने वाले दिनों में 30% तक उछाल आने का अनुमान जताया। यानी जो लोग सोच रहे थे कि भारत की इकोनॉमी को टारगेट करना है तो भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों को टारगेट करो, उस इकोनॉमी को हिला दो, आज उनकी जमीन, उन पॉलिटिशियंस, उन हिंडनबर्ग, उस इकोसिस्टम की जमीन हिल गई है। शेयर मार्केट जो है वो बम बम हो रखा है। एक महाभारत कथा थी और ये नया भारत कथा है, जिसे बड़े ही मजाकिया अंदाज में ये कवि भाई साहब ने न्यूज 18 के एक कार्यक्रम में सुनाया है। रीच अब कांग्रेसियों की तेज को नहीं ठीक लागत, सीट भागत हीट जागत, स्वार्थ की है कहानी, मोटर वही पुरानी, स्वार्थ की है कहानी, मोटर वही पुरानी, बेईमानों की ये लंका आखिर में जल ही जानी। कांग्रेस हारती है, मोदी पुकारती है, इनकी ये बदजुबानी एंडिंग में है कहानी। खत्म आफत, नमो स्वागत, नया भारत। तो ये तो कुछ लेटेस्ट वीडियोस, ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।